क्या कोई इंसान इतना बड़ा मैनिपुलेटर हो सकता है कि वो एक डॉक्टर को भी अपने वश में कर ले? क्या कोई पति अपने भगवान बनने के जुनून में अपनी ही पत्नी की आंतें निकाल सकता है? और क्या कोई मां अपने ही बच्चे की जान लेने वाले के सामने घुटने टेक सकती है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शैतान की जिसने धर्म और स्वास्थ्य के नाम पर मौत का नंगा नाच खेला। इनफैक्ट ये केस इतना ज्यादा हॉरिफिक है कि जब ये केस क्लोज हुआ था तब लेडी डिटेक्टिव जॉर्जिया ब्राउन, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी। इसलिए इस वीडियो को आप अपने रिस्क पर देखना। इस कहानी की शुरुआत हुई थी रॉक थेरियो से। रॉक बचपन से ही काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। रॉक ने अपनी पढ़ाई सिर्फ 7th स्टैंडर्ड तक ही करी थी और सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। उसके पेरेंट्स काफी रिलीजियस और स्ट्रिक्ट थे। बाद में उसने पुलिस को बताया था कि उसके फादर उसके साथ साथ उसके 6 भाई बहनों को भी प्रताड़ित किया करते थे। इनफैक्ट रॉक ने पुलिस को बताया कि वो उसके फादर के द्वारा उसकी मदर का शोषण करने के बाद पैदा हुआ था। लेकिन पुलिस ने बाद में जब इस बात को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें यह क्लियर हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है। जब रॉक 20 साल का हुआ तो उसने फ्रेंसिन ग्रीनर से शादी करी और दोनों कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मूव हो गए, जिसके बाद उनके 2 बेटे भी हुए, रॉक सेल्विन एंड फ्रैंकोइस। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद रॉक की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। एन डायग्नोज कराने पर पता चला कि उसे अल्सर्स है, जिसकी वजह से उसके पेट में काफी दर्द रहने लगा। अल्सर्स होने की वजह से रॉक काफी इरिटेटेड रहने लगा था एंड उसकी वजह से वो काफी अग्रेसिव भी हो गया था। जब भी किसी इंसान को अल्सर्स होते हैं तो उसे ठीक करने के लिए उसकी काफी सारी सर्जरीज करी जाती है। लेकिन रॉक के ऊपर जब सर्जरी हुई तो डॉक्टर्स की कुछ गलतियों की वजह से उसे इस चीज से रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लग गया। रॉक उस टाइम काफी ज्यादा मेडिसिन खा रहा था अपनी सर्जरी के दर्द को कम करने के लिए, पर इसी दौरान उसका इन सब चीजों में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था, लाइक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या फिर उनकी रेमेडीज, और उसे एनाटॉमी से तो प्यार ही हो गया था। उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे मेडिसिन में एंड सर्जरीज की तरफ बढ़ने लगा और उसे लगने लगा कि शायद ये रास्ता उसे एक स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाएगा जिससे वो अपनी सफरिंग्स को खत्म कर पाएगा। रॉक ने कंफर्ट की तलाश में खुद को रिलीजियस एक्टिविटीज में झोंक दिया, या फिर कह सकते हैं उसका रुख रिलीजन की तरफ बढ़ने लगा। एंड यही वो टाइम था जब रॉक ने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। 1970 में रॉक अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने होम टाउन थेडफोर्ड माइंस मूव हो गया, जहां पर उसने वुडक्राफ्ट का काम शुरू किया और अपने काम का बहाना लगाकर वो क्यूबक सिटी ट्रैवल करने लगा, जहां वो गिजेल से मिलता था। रॉक का छुप छुप कर गिजेल से मिलना मतलब रॉक अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था। लेकिन बहुत ही कम टाइम में रॉक और गिजेल एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे और दूसरी तरफ सर्जरी के बाद से ही उसका फ्रेंसिन के साथ रिश्ता धीरे धीरे खराब होने लग गया था। रॉक अपनी सारी की सारी इनकम या फिर जो भी पैसे वो अपने काम से कमाता था वो उन पैसों को गिजेल के ऊपर उड़ाने लगा एंड इसी पीरियड में उसने शराब भी पीना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते रॉक की फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ने लगी। 1970 के मिड तक आते आते रॉक की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसका घर भी उसके हाथ से चला गया था और वो इस टाइम तक शराब का इतना आदी हो गया था कि उसका अपनी वाइफ फ्रेंसिन के साथ तलाक हो गया। पर फ्रेंसिन से तलाक होने के बाद रॉक अब एकदम आजाद था और अब वो गिजेल से जब चाहे तब मिल सकता था। दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया और इसी टाइम पे रॉक ने सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को ज्वाइन कर लिया और देखते ही देखते काफी सारे लोग उसकी इस पर्सनालिटी को पसंद करने लगे।
1977 के एंड तक आते आते बहुत सारे लोग रॉक के साथ जुड़ गए, स्पेशली यंग वुमन, और उन्होंने रॉक को एज स्पिरिचुअल हीलर या फिर गाइड के रूप में मानना शुरू कर दिया। रॉक की फॉलोइंग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड बताना शुरू कर दिया। वो अक्सर वीकेंड्स पे अपने फॉलोअर्स के साथ गिजेल के घर पर भी मिला करता था, और उसने अपने फॉलोअर्स को एपोक्लिप्स यानी दुनिया के अंत के बारे में बताना शुरू किया। रॉक ने उन्हें बताया कि ये वर्ल्ड जल्दी खत्म हो जाएगा, और उन्हें अपनी जॉब्स को या फिर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और अपनी फैमिलीज के साथ रिश्ते खत्म करने के लिए भी इंसिस्ट करता, और अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाने के लिए भी बोलता था। इस टाइम तक आते आते उसकी मैनिपुलेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके फॉलोअर्स ने अपनी सारी सेविंग्स रॉक को दे दी थी, बिकॉज वो एक क्लिनिक बनाना चाहता था जो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता था। रॉक का मानना था कि किसी भी बीमारी को वो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स या फिर उसके द्वारा बनाई गई रेमेडी से ठीक कर सकता था। उसने अपने मेंबर्स को एक स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म भी दी, जिसमें वुमन को फुल लेंथ ग्रीन ट्यूनिक और मेन को बेज कलर के कपड़े पहनने पड़ते थे, और खुद को अपने मेंबर से अलग दिखाने के लिए वो डार्क ब्राउन कलर के रोब्स पहनता था। 1978 में अपने फॉलोअर्स के बीच अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए उसने गिजेल से चर्च में जाकर शादी कर ली। रॉक अपने इस ग्रुप के साथ वही सेम चीजें फॉलो करता था जो उसने सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ज्वाइन करने के बाद सीखी थी। पूरे कम्यून का गोल था एंटी स्मोकिंग को प्रमोट करना, साथ ही साथ हेल्दी ऑर्गेनिक फूड खाना एंड शराब से भी दूर रहना। और इसी के थ्रू रॉक के फॉलोअर्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, जो ये बिलीव करते थे कि वो जो भी बोलता है सच और सही बोलता है। रॉक की मैनिपुलेशन स्किल्स इतनी ज्यादा थी कि इस टाइम आते आते जिन लोगों को भी इस क्लिनिक के बारे में पता लगता था, वो हर इंसान इस चीज को प्रमोट करने के लिए या फिर क्लिनिक बनाने के लिए अपने एसेट्स तक बेच देता था, ताकि वो इस क्लिनिक को अच्छे से बना पाए। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि इन्हीं लोगों में से एक लेडी थी जिसने अपने बच्चे को एक फोस्टर होम में डाल दिया था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर वो अपने बच्चे को पालेगी तो उसके ऊपर ज्यादा पैसे लगेंगे, एंड वो इन्हीं पैसों को रॉक के क्लिनिक पे लगाना ज्यादा पसंद करेगी। जिन जिन लोगों को भी इस क्लिनिक के बारे में पता लगता था या जो भी इस क्लिनिक पर विजिट करता था, वो रॉक की बातें सुनकर और उसके रिलीजियस पर्सपेक्टिव को जानकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता था। उसका करिश्मा इतना बढ़ चुका था कि जब जब वो लोगों की आंखों में देखकर उनसे बात करता था या फिर उन्हें अपनी सोच के बारे में बताता था, तो सभी के सभी लोग उसकी सोच को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते थे, एंड उन्हें लगता था कि क्लिनिक को ज्वाइन करना उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। एक दिन एक बहुत ही ज्यादा परेशान आदमी रॉक के क्लिनिक में आया और उसने उसे बताया कि उसकी वाइफ को ल्यूकेमिया है और वो इस टाइम पर हॉस्पिटल में है। रॉक सीधा उसी हॉस्पिटल में चला गया जहां उस लेडी का इलाज चल रहा था, एंड उसने डॉक्टर से साफ मना कर दिया कि उसे कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और उसने उस लेडी को हॉस्पिटल से निकालकर अपने क्लिनिक में भर्ती कर लिया। रॉक ने उस आदमी को कहा कि उसकी वाइफ को किसी भी सर्जरी या फिर थेरेपी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे नीड है तो बस ऑर्गेनिक फूड और ग्रेप जूस की। बट अनसरप्राइजिंगली उस लेडी की तबीयत डे बाय डे बिगड़ने लगी एंड शी डाइड। पर उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि रॉक ने उसकी डेथ को कवर अप करने के लिए अपने मेंबर से और उस लेडी के हस्बैंड से ये कहा कि गॉड नहीं चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया और उनकी मर्जी के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पुलिस को इस बारे में पता चल गया था, और इसके साथ साथ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ने भी उसके क्लिनिक पर फूड सप्लाई और मेडिकल सप्लाई भेजना बंद कर दिया था। और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे एक न्यू प्लेस की जरूरत है
जिसके बाद वो अपने सभी मेंबर्स को पहाड़ों में कहीं दूसरी जगह पर ले गया। इस टाइम तक रॉक के ग्रुप में 16 लोग थे जो दिन रात एक न्यू प्लेस को बनाने में मेहनत कर रहे थे। लेकिन रॉक एज अ लीडर पूरे दिन सिर्फ आराम करता था और अपने मेंबर से चींटियों की तरह काम करवाता था। एंड यही रीजन था कि उसने इस ग्रुप का नाम द एंट हिल किड्स रखा था। रॉक का ऑब्सेशन इतना बढ़ चुका था कि वो अब अपने इस ग्रुप को एक्सपैंड करना चाहता था, जिसके बाद उसने उस कल्ट की कई औरतों के साथ शादियां कर ली। लेकिन इस बात से गिजेल बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पर एज अ लीडर रॉक ने उसे बता दिया था कि उसके लिए सब एक बराबर है एंड वो बाकियों को भी इक्वली ट्रीट करना चाहता है, ताकि कोई भी मेंबर खुद को बड़ा या छोटा महसूस ना करे। धीरे धीरे रॉक ने उन सभी औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर दिया था, और जब इन औरतों को बच्चे होने लगे तो उसने इसे भगवान की कृपा या फिर डिवाइन पावर बताना शुरू कर दिया था। इस टाइम तक रॉक का अपने कल्ट के सभी मेंबर्स के ऊपर डोमिनेंस इतना बढ़ चुका था कि उसने उन सभी को फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। किसी भी बात पे किसी भी बच्चे को थप्पड़ मार देना, उन्हें बेल्ट से पीटना और उन्हें लकड़ी के बोर्ड से हिट करना, ये रॉक का उसके डिवोटीज को पनिश करने का तरीका था। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये पनिशमेंट्स और भी ज्यादा खतरनाक होने लगी। रॉक का अपनी फीमेल फॉलोअर्स की स्किन को वेल्डिंग टॉर्च से जलाना, प्लास से उनके दांतों को निकालना, वायर कटर से उनकी उंगलियों को काटना, और इनफैक्ट एक बार तो उसने अपने कल्ट के मेंबर को इतना ह्यूमिलिएट कर दिया था कि उस मेंबर को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए एक स्लैज हैमर से अपनी ही लात को तोड़ना पड़ा था। रॉक अपने कल्ट के रूल्स को लेकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था एंड किसी भी मेंबर को इस कल्ट को छोड़कर जाने की परमिशन नहीं थी। और अगर कोई भी ऐसा करता तो रॉक उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता था। वो अपने ही मेंबर्स को एक दूसरे पर नजर रखने को बोलता, और अगर कोई भी फॉलोअर किसी भी रूल को तोड़ता या फिर डिसलॉयल्टी दिखाता तो वो उन्हें बुरी तरीके से पीटता था। बट सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि पनिशमेंट देने के बाद अगर कोई भी मेंबर बहुत ज्यादा हर्ट होता था या उन्हें किसी भी टाइप की इंजरीज होती थी तो उन्हें किसी भी तरीके से बाहरी मेडिकल सर्विस लेना अलाउड नहीं था, बिकॉज रॉक के अकॉर्डिंग वही उस कल्ट का हीलर था और वो अपने मेंबर्स के ऊपर किए गए टॉर्चर को खुद की बनाई गई रेमेडी से ठीक करता था। एक बार इसी ग्रुप की मेंबर मेयर्स ग्रीनर रॉक से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने अपने हस्बैंड से बोला कि उसे कल्ट से बाहर निकलना है, और अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए मेयर्स के ही हस्बैंड ने इस बारे में रॉक को बता दिया, जिसके बाद रॉक ने जैक्स को यानी कि मेयर्स के हस्बैंड को उसके टोस काटने के लिए बोला एंड बिना किसी हिचक के जैक्स ने अपनी ही वाइफ के टो को काट दिया। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ डर, या फिर कह सकते हैं अंधभक्ति। मतलब एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ का अपने लीडर के कहने पर टो काट दिया। फब 1979 को जब रॉक के द्वारा दी गई एपोक्लिप्स की डेट पर जब दुनिया खत्म नहीं हुई तो उसने अपने रुतबे को या फिर पावर को मेंटेन रखने के लिए इस बात के लिए बहाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ फॉलोअर्स के पेरेंट्स को रॉक पर अब शक होने लगा था एंड उन्होंने इस बारे में पुलिस को भी बता दिया कि इस क्लिनिक में कुछ तो गलत हो रहा है। पुलिस सीधा रॉक के क्लिनिक पर पहुंची और उसे उठाकर क्यूबक सिटी में एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गई। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि रॉक ने अपनी बातों से उसी साइकेट्रिस्ट को इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि उसी साइकेट्रिस्ट ने कुछ दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रॉक को द मैन ऑफ गॉड बता दिया था। और वही साइकेट्रिस्ट रॉक की बातों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था कि उसने अपने ही हॉस्पिटल के एक पेशेंट को, जो उस टाइम डिप्रेशन से जूझ रहा था, उसे रॉक के कल्ट में भेज दिया था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम वो उसके क्लिनिक में ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक हो सकता था। आप यहां से इमेजिन कर सकते हो
कि रॉक किस लेवल का मैनिपुलेटर था। मतलब एक साइकेट्रिस्ट भी उसके दिमाग को पढ़ नहीं पाया। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसने एडवेंटिस्ट चर्च वाले रूटीन को बिल्कुल ही त्याग दिया। रॉक ने फिर से मीट, डेयरी, जंक फूड और शराब पीना शुरू कर दिया था। रॉक का ईगो और पावर दोनों इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि उसने अपने सभी मेंबर्स को और भी बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। रॉक कई कई घंटों तक शराब पीने के बाद अपने मेंबर्स को लेक्चर दिया करता था और किसी भी मेंबर को इस दौरान सोना अलाउड नहीं था। अगर कोई भी झपकी लेने की कोशिश करता तो वो उन्हें लकड़ी की छड़ी से बहुत ही बुरी तरीके से पीटता था। जो नया पेशेंट कल्ट में आया था, जिसका नाम गाय विले था, रॉक ने उसे सीधा टूल शेड में रहने के लिए बोला, बिकॉज नए मेंबर के तौर पर उसे ग्रुप के साथ केबिन में रहने की परमिशन नहीं थी। उसे फैसिलिटीज भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड दी गई थी। इनफैक्ट उसे सिर्फ दिन की एक मील पर ही रखा गया था। 23 मार्च 1981 को रॉक ने अपने कल्ट में एक पार्टी होस्ट करी, क्योंकि उसके दोनों बेटे ग्रेनियर रॉक जूनियर और फ्रैंकोइस अपने फादर के साथ उस कम्यून में रहने आए थे। बट नए मेंबर के तौर पर गाय विले उस पार्टी में इनवाइटेड नहीं था। रॉक ने उसे कल्ट से बाहर के 3 बच्चों की देखभाल करने को बोला था। लेकिन जब उसी रात उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा, जिसका नाम सैमुअल था, वो रोने लगा तो गाय विले इस बात से इतना ज्यादा इरिटेट हो गया कि उसने सैमुअल को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो कोमा में चला गया। अगले दिन रॉक को जब ये बात पता चली तो उसने ये डिसाइड किया कि सैमुअल को कोमा से बाहर लाने के लिए उसका खतना यानी सरकमसीजन करना होगा। सरकमसीजन एक मेडिकल और कल्चरल प्रोसीजर होता है जिसमें मेल बॉडी के प्राइवेट पार्ट की स्किन को रिमूव किया जाता है। पर एक कोमा में गए बच्चे का सरकमसीजन करना किस तरीके का पागलपन था, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि रॉक ने उस बच्चे को एनेस्थीसिया के नाम पर 94% एथेनॉल सॉल्यूशन यानी जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर उसके बाद उस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया। पर जैसा कि डर था, उस बच्चे की भी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद कम्यून का माहौल काफी शांत रहा। लेकिन एक दिन रॉक के दिमाग में अचानक से गाय विले वाली बात खटकने लगी और रॉक ने डिसाइड किया कि विले को इस बात के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रॉक ने अपने ही मेंबर्स में से 10 लोगों की टीम बनाई और डिसाइड किया कि गाय विले का कैस्ट्रेशन यानी नसबंदी की जानी चाहिए। गाय विले ने पहले तो इस बात का विरोध किया, बट रॉक के समझाने और दबाव के बाद वो इस बात के लिए मान गया। इस मोमेंट तक मुझे ये कंफर्म हो गया था कि उस कल्ट के मेंबर्स रॉक से सिर्फ डरते ही नहीं थे, बल्कि वे सच में उसकी हर बात को सही मानते थे। मतलब अंधभक्ति का ये लेवल था। नवंबर 1981 को जब गाय विले को लगा कि उसकी हालत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है, तो एक दिन मौका देखकर वो कल्ट से भागने में सफल हो गया और उसने इस बात की खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने जब इस केस में फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्हें कल्ट के अंदर की सिचुएशन देखकर समझ आ गया था कि वहां कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर रॉक, उसके कुछ मेंबर्स और गाय विले को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद रॉक को 2 साल जेल में बिताने पड़े। आई नो आप शॉक्ड होंगे कि इतना सब करने के बाद भी उसे सिर्फ 2 साल की ही सजा मिली। पर 1984 में जेल से रिहा होने के बाद रॉक और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था और अभी भी उसी कल्ट के कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो उसके जेल जाने के बाद भी उसे अपना लीडर मान रहे थे। 1988 में उसकी एक वाइफ सोलांज बोलार्ड के पेट में अचानक दर्द होने लगा। रॉक ने उसे बताया कि उसका लीवर इन्फेक्ट हो गया है और उसे इमीडिएटली एक सर्जरी करनी होगी। रॉक ने पहले शराब पी
और फिर सोलांज को किचन टेबल पर लेटा दिया और उसके पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। उसने सोलांज के गले में एक ट्यूब डाली और अपने मेंबर्स को उसमें हवा फूंकने को बोला। और अगले दिन रॉक ने सोलांज के पेट पर ब्लेड से 5 इंच गहरा कट मारा और उसी कट में अपना हाथ घुसाकर जो भी हाथ में आया उसे बाहर निकाल लिया। रॉक ने अपनी ही वाइफ की आंतें यानी इंटेस्टाइन बाहर निकाल दी थी। और जिस टाइम ये सब हो रहा था, सोलांज पूरी तरह होश में थी। उसे कोई पेन किलर नहीं दिया गया था। जब रॉक ने सर्जरी पूरी कर ली तो उसने एक सुई और धागे से टांके लगा दिए और सोलांज को ठंडे गर्म पानी से नहाने को बोला। पर अगले ही दिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से सोलांज की डेथ हो गई। सोलांज के आखिरी शब्द थे कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना तड़पना पड़ेगा। रॉक के लिए यह सब करना जैसे किसी डमी पे एक्सपेरिमेंट करने जैसा था। कभी किसी का दांत निकाल दिया, कभी स्किन छील दी और कभी बिना मेडिकल ज्ञान के सर्जरी कर दी। सोलांज की डेथ के बाद रॉक ने खुद को विक्टिम दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबको ये बोलना शुरू किया कि सोलांज उसकी फेवरेट वाइफ थी और वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। उसने दावा किया कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो सोलांज का पुनर्जन्म है। रॉक सोलांज की मौत के बाद इतना पागल हो गया था कि उसने उसकी कब्र फिर से खुदवाई और उसके स्कल यानी खोपड़ी के साथ घिनौनी हरकतें करने लगा। उसने सोलांज की पसलियों का एक नेकलेस बनवाया और उसे पहनने लगा। इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से पागलपन था। इस इंसिडेंट के बाद कल्ट के मेंबर्स इतना डर गए थे कि रॉक जब शराब पीता था तो कोई उसके पास नहीं जाता था। इसी दौरान काफी मेंबर्स वहां से भाग गए, लेकिन इसी ग्रुप में गैब्रियल लावेली नाम की एक लेडी थी। गैब्रियल ने भी भागने की कोशिश करी पर वो रॉक से मानसिक रूप से इतनी बंधी हुई थी कि भाग नहीं पा रही थी। रॉक ने एक दिन शराब पीकर गैब्रियल का हाथ टेबल पर रखा और किचन नाइफ उसके आर पार कर दिया। गैब्रियल दर्द से चिल्लाती रही पर रॉक उसके सामने बैठकर शराब पीता रहा। जब उसका हाथ पूरा नीला पड़ गया तो रॉक ने बोला कि सर्जरी करनी होगी और वो एक कटर से उसका हाथ काटने लगा। पर रॉक उस कटर से हड्डी नहीं काट पा रहा था, इसलिए उसने एक मांस काटने वाले चाकू से गैब्रियल के हाथ को कंधे के पास से ही काट दिया। गैब्रियल ने बाद में बताया कि जब रॉक ने उसका हाथ काटा तब उसे समझ आया कि ये इंसान भगवान नहीं हो सकता। गैब्रियल वहां से भागकर एक वुमन शेल्टर में पहुंची, पर किस्मत देखिए, वहां उसे रॉक फिर मिल गया। उसने गैब्रियल को बातों में फंसाया कि उसे बहुत पछतावा है और वो अब बदल गया है। गैब्रियल उसकी बातों में आकर फिर उसके साथ रहने लगी। जब रॉक ने देखा कि गैब्रियल के कटे हुए हाथ वाला घाव इन्फेक्टेड हो गया है तो उसने एक कुल्हाड़ी ली और उसके इन्फेक्टेड एरिया को छाती समेत काट दिया। उसने उसी कुल्हाड़ी से गैब्रियल के सर पर भी कई वार किए, जिससे सर के पीछे गहरा घाव हो गया। गैब्रियल फिर से जंगलों में भाग गई और 2 दिन बाद उसने देखा कि उसके घाव में कीड़े पड़ गए हैं। जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर्स दंग रह गए। शुरू में उसने रॉक का नाम नहीं लिया, पर पुलिस के बहुत समझाने पर उसने कल्ट के सारे काले सच उगल दिए। पुलिस को रॉक को पकड़ने में 6 हफ्ते लगे और फाइनली 6 अक्टूबर 1989 को रॉक पकड़ा गया। कोर्ट में रॉक ने सोलांज के मर्डर की बात कबूल करी और उसे उम्र कैद की सजा हुई। ताज्जुब की बात यह है कि जेल में भी उसकी फीमेल फॉलोअर्स उससे मिलने आती थी और जेल में रहते हुए ही रॉक के उन महिलाओं से 4 बच्चे भी हुए। साल 2002 में उसकी पैरोल रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि वो समाज के लिए बड़ा खतरा था और 26 फरवरी 2011 को 63 साल की उम्र में रॉक अपनी जेल सेल में मरा हुआ मिला। उसके साथ रहने वाले मैथ्यू मैकडोनाल्ड ने
उससे तंग आकर उसका गला काट दिया था। मैकडोनाल्ड ने ऑफिसर्स को चाकू सौंपते हुए कहा कि उसने उस गंदगी का सफाया कर दिया है।